आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, देन हम मूव करेंगे कि वर्क हमारे पास क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कांस्टेंट फोर्स को। तो कांस्टेंट फोर्स को हम डिफाइन करते हैं when the magnitude and direction of a force remains same। जब हमारी फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहे, चेंज ना हो, देन द फोर्स इज सेड टू बी कांस्टेंट फोर्स। तो इस तरह की फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स का नाम देते हैं। क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए ये ज़रूरी है कि मैग्नीट्यूड भी तब्दील ना हो और डायरेक्शन भी तब्दील ना हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी तब्दील हो जाता है तो फिर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं रहेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कांस्टेंट फोर्स से किया गया वर्क क्या होता है और उस वर्क को हम मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं वर्क की तरफ। वर्क को डिस्कस करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिस बॉडी का मास m है और अभी ये बॉडी इनिशियल पोजीशन a के ऊपर मौजूद है। हम चाहते हैं कि ये बॉडी इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करती हुई पोजीशन b यानी कि इस फाइनल पोजीशन के ऊपर पहुंच जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। जब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी इस तरह से मूव करती हुई ये डिस्प्लेसमेंट डी कवर करती हुई पोजीशन बी के ऊपर जो है वो पहुंच जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हमने इस बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह से फोर्स लगाई है कि ये फोर्स एफ हमारी डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा बना रही है। अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन रहे हैं। थीटा के बिल्कुल सामने जो कंपोनेंट बनेगा दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड वर्टिकल या वाई कंपोनेंट, जो कि बराबर होगा एफ साइन थीटा के। और एक ये कंपोनेंट बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम एक्स कंपोनेंट या हॉरिजेंटल कंपोनेंट का नाम देते हैं, जो कि बराबर होगा एफ कॉस थीटा के। तो यहाँ पर हमें दो जो हैं वो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं और ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब देखें, हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी पोजीशन ए से मूव करती हुई पोजीशन बी की तरफ जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एफ कॉस थीटा फोर्स का ऐसा कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो डायरेक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की है। और अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट को देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ऊपर जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो फोर्स है एफ साइन थीटा ये क्योंकि ऊपर को लग रही है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारी बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस मूव करे। तो जाहिर सी बात है कि एफ वाई यानी कि एफ साइन थीटा हमारी बॉडी को कभी भी पोजीशन बी के ऊपर लेकर नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आप देखेंगे तो यही वो फोर्स है जो कि हमारी बॉडी को पोजीशन बी के ऊपर लेकर जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में हमारे पास जो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है, जो यूज़फुल कंपोनेंट है, वो हमारे पास एफ कॉस थीटा है, वो एफ साइन थीटा नहीं है। क्योंकि एफ कॉस थीटा ही वो कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ लेकर जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एफ कॉस थीटा ही वर्क परफॉर्म करेगा, एफ साइन थीटा यहाँ पर किसी तरह का कोई वर्क नहीं करेगा। अब क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एफ कॉस थीटा
ये दोनों क्योंकि हमारे पास पैरेलल हैं तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और यहीं से हम अपने वर्क की पहली डेफिनेशन को लिखेंगे। किस तरह से? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? वर्क बन जाएगा। और याद रखें कि हमारे पास अभी जो फोर्स है ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है। तो यहाँ से मैथमेटिकल अगर मैं लिखना चाहूँ तो वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, तो वर्क बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज़ F cos थीटा, या इसको मैं लिख सकता हूँ FD cos थीटा। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में जब हम इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो ये मेरे पास बन जाएगा F डॉट डी, या जिसे आप D डॉट F भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है यही हमारे वर्क की एक बेसिक इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास F एक कांस्टेंट फोर्स है, D हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और थीटा हमारे पास एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा कि ये वर्क की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम एप्लीकेबल होगी, सिर्फ उसी टाइम हम इसको अप्लाई कर पाएंगे जब तक हमारे पास फोर्स कांस्टेंट रहेगी। अगर हमारे पास फोर्स या तो मैग्नीट्यूड में या तो डायरेक्शन में या दोनों में ही तब्दील हो जाती है तो फिर वो फोर्स हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं रहेगी और फिर वहाँ पर हम इस वर्क के फार्मूला को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ से हम वर्क की एक और डेफिनेशन निकालते हैं। वो क्या है हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट। किस किस का डॉट प्रोडक्ट? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। डॉट प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D इज कॉल्ड वर्क। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क की डायमेंशंस वगैरह जो हैं वो क्या होंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं वर्क का यूनिट क्या होगा। सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास जो वर्क का यूनिट है वो जूल है। जूल को हम सिंबल कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास वर्क बराबर होता है F डॉट D के। तो फोर्स न्यूटन में हो, डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो, तो फिर हमारे पास वर्क का जो SI यूनिट बनेगा वो जूल बनेगा। तो जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क विच इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो यहाँ से अगर मैं 1 जूल को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं 1 जूल को कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ? देखें, हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास वर्क जो है वो 1 जूल के बराबर होगा अगर हमारी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे और इस फोर्स की वजह से हमारी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे 1 मीटर की, तो हमारे पास वर्क कितना होगा? 1 जूल होगा। Work is said to be 1 joule when 1 Newton force acts on a body and body covers a displacement of 1 meter in the direction of force। अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल में नहीं हैं और हम CGS में हैं, CGS भी हमारे पास एक सिस्टम है यूनिट्स का जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मैस को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो अगर हम CGS में होंगे तो CGS में याद रखिएगा हमारे पास वर्क का जो यूनिट है वो जूल नहीं होगा बल्कि हमारे पास वर्क का यूनिट जो है वो अर्ज होगा, ERG। तो सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क का यूनिट जूल है, CGS में वर्क का यूनिट अर्ज है हमारे पास। और अगर आप 1 अर्ज को डिफाइन करना चाहें तो 1 अर्ज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम कहेंगे कि वर्क जो है वो 1 अर्ज के बराबर होगा अगर हमारी बॉडी के ऊपर 1 डाइन फोर्स एक्ट करे। अब 1 न्यूटन फोर्स नहीं बल्कि 1 डाइन फोर्स, क्योंकि डाइन्स जो है वो हमारे पास फोर्स का यूनिट है CGS में, और उस 1 डाइन फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे 1 सेंटीमीटर की,
तो फिर उस 1 डाइन फोर्स से किया गया वर्क जो है वो 1 अर्ज के बराबर होगा। 1 जूल बराबर होता है हमारे पास 10⁻7 अर्ज के। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। डायमेंशंस पर आएंगे तो अभी वर्क इक्वल है हमारे पास एफ डॉट डी, फोर्स हमारे पास न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर में है, तो न्यूटन मीटर बराबर हो गया किसके, जूल के। न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंग। मीटर वैसे ही आ गया यहाँ पर, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर के ऊपर लेकर जाएं पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर किलोग्राम तो डायमेंशंस एम, मीटर डायमेंशंस एल एंड सेकंड डायमेंशंस टी, तो वर्क की डायमेंशन हमारे पास बनी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे पास टॉर्क और वर्क इन दोनों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के जो एसआई यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है। टॉर्क का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, जबकि वर्क का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास जूल है। कैसी क्वांटिटी है वर्क हमारे पास, अभी हमने देखा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वर्क कब हो सकता है और हमारे पास ज़ीरो वर्क जो है वो कब हो सकता है। तो देखें, अगर हम मैक्सिमम वर्क की बात करें तो मैक्सिमम वर्क हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और मैक्सिमम वर्क हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब होगा हमारे पास। तो देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखें, अगर मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने कुछ इस तरह से फोर्स लगाई कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। तो जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों में एंगल ज़ीरो होगा, और जब दोनों में एंगल ज़ीरो होगा तो कॉज ज़ीरो पर 1 हो जाएगा, और ये कॉज की क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है और पॉजिटिव भी है तो इसलिए हमारे पास जो वर्क आएगा वो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। तो वर्क मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी पैरेलल, देन द वर्क विल बी मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में एक बॉल है जिसका मैस m है, इस बॉल को मैं सर्टेन हाइट से रिलीज़ करता हूँ तो ये बॉल वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है। तो किस वजह से फॉल कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, बॉल भी नीचे आ रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों में एंगल ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जब कोई बॉडी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करती है, देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव मैक्सिमम, तो उस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी से किया गया वर्क पॉजिटिव भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। तो एमसीक्यूज़ में भी ये पूछा जा सकता है कि वर्क हमारे पास मैक्सिमम कब होगा। तो आपने क्या कहना है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों पैरेलल होंगे तो फिर हमारे पास वर्क मैक्सिमम होगा। वर्क हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव में भी हो सकता है। अब ये हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाएं, यानी कि दोनों में एंगल 180 डिग्री हो जाए। तो हमें पता है कि कॉज 180 डिग्री पर -1 होगा, और ये कॉज की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए हमारे पास जो वर्क है वो भी मैक्सिमम तो आएगा लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क मैक्सिमम नेगेटिव हो सकता है कब, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल होंगे, दोनों में एंगल 180 डिग्री होगा। इसकी एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रॉकेट है और ये रॉकेट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इस रॉकेट की डिस्प्लेसमेंट होगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करती रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, दोनों एंटी पैरेलल, दोनों में एंगल 180 डिग्री है। तो इट मीन्स के
इस रॉकेट के ऊपर किया गया वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। या व्हेन अ रॉकेट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड देन डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, दोनों में एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव एंड मैक्सिमम। अब मिनिमम वर्क हमारे पास कब होगा, तो मिनिमम वर्क हमारे पास उस टाइम होगा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वर्क जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, यानी कि मिनिमम है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने वाली जो फोर्स है वो फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उस सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पर ये इस सर्कुलर मोशन का जो सर्कल है, उस सर्कल का ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए के ऊपर जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सर्कल के सेंटर की तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की, जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, याद रखिएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारे इस सर्कल के ऊपर अलोंग द टेंजेंट होती है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई जो कि हमारे सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है, क्योंकि ये वेक्टर, ये लाइन हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है और हमारे रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि कॉज 90 पर हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई फोर्स हमारी बॉडी को सर्कल में मूव करवा दे तो उस टाइम हमारी उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, और उस फोर्स से किया गया वर्क मिनिमम होगा जो कि ज़ीरो होगा। तो मैक्सिमम वर्क में याद रखिएगा कि हमारे पास दो केसेस हैं। मैक्सिमम वर्क हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, मैक्सिमम वर्क हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। मैक्सिमम वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगे। मैक्सिमम वर्क हमारे पास नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल होंगे। और मिनिमम वर्क या ज़ीरो वर्क कब होगा हमारे पास, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर हम इसी वर्क को ग्राफिकली शो करवाना चाहें तो हम किस तरह से शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास फोर्स है न्यूटन में। और क्योंकि ये फोर्स हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि ना ही अपने मैग्नीट्यूड में चेंज होगी और ना ही अपनी डायरेक्शन में चेंज होगी, इसलिए मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो लाइन हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ, अगर मैं इस ग्राफ का ये एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर मेरे ग्राफ की शेप बिल्कुल एक रेक्टेंगल जैसी है, मुस्ततील जैसी। तो रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के। लेंथ के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, विड्थ के अलॉन्ग हमारे पास फोर्स है। तो जब हमने इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट किया तो एरिया बराबर आया हमारे पास एफ डी के, और हम जानते हैं कि एफ और डी जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये तो हमारे पास वर्क आता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ होगा उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया एक्चुअल में हमारे पास वर्क के बराबर आएगा। यहीं से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, एरिया अंडर दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कि अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ हो और हम उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया याद रखिएगा हमेशा इक्वल होगा किसके, वर्क डन के इक्वल होगा।
अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगे फिर ये ग्राफ बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमारे पास फोर्स हमारी डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी तो फिर हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस जो है वो सिर्फ फोर्स नहीं होगी पूरी की पूरी, बल्कि इस फोर्स का सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा, यानी कि एफ कॉस थीटा। तो फिर हम अलोंग वाई एक्सिस एफ कॉस थीटा को लेंगे और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास उसी तरह से जो है वो डिस्प्लेसमेंट आएगी। अब हम देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4.1। तो एग्जांपल नंबर 4.1 की स्टेटमेंट है अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स एफ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, वेरीज विद डिस्टेंस एक्स, और वो तब्दील हो रही है डिस्टेंस एक्स के साथ एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स as the object moves from x is equal to 0 to x is equal to 6 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले ओरिजिन पर है जहाँ पर x हमारे पास 0 है, और जब ये फोर्स एक्ट करती है बॉडी के ऊपर तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है कितनी, 6 मीटर की। तो ये ग्राफ आपको गिवन है। इस ग्राफ को मैंने लेबल किया है, ओरिजिन O है, पॉइंट A B C एंड दिस इज D। तो देखिए हमने क्योंकि वर्क कैलकुलेट करना है तो अभी हमने पढ़ा कि अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ हो उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो एरिया किसके बराबर आएगा, वर्क के बराबर आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस ग्राफ को दो जो है वो डायग्राम्स के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया है। एक डायग्राम आप देख सकते हैं कि मेरे पास रेक्टेंगल बन रही है और दूसरी मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया इस रेक्टेंगल का, फिर एरिया कैलकुलेट करूंगा इस ट्रायंगल का, और जब मैं इन दोनों एरियाज का सम करूंगा तो मेरे पास इस ग्राफ का टोटल एरिया आ जाएगा और वही मेरे पास क्या होगा, वर्क होगा। तो सबसे पहले मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल जो कि ओ ए बी सी है, रेक्टेंगल ओ ए बी सी। इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लेंथ देखें हमारे पास कितनी है, 4, विड्थ कितनी है हमारे पास 5, तो 5 इंटू 4 आंसर इज 20। अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेस कितनी है यहाँ पर सी डी, हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास सी बी। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पर, बेस जो कि एक्चुअली हमारे पास 4 से 6 की तरफ, यानी कि टोटल कितनी हुई हमारे पास ये बेस 2, कैसे 6 माइनस 4 2, और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, तो हाइट 5 ही है हमारे पास, तो 5, 6 माइनस 4 2 2 से कैंसिल, रिमेनिंग इज 5। तो मेरे पास इन दोनों डायग्राम्स के जो एरियाज थे वो आ चुके हैं। अब मेरे पास जो टोटल एरिया है वो बराबर होगा इन दोनों एरियाज का सम, तो 20 + 5 बराबर आएगा 25 जूल के, और यही मेरे पास क्या आ चुका है, वर्क आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट ना हो बल्कि वो वेरिएबल हो जाए तो फिर हम वर्क को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।